स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक ऐसे लेजेंड रहे हैं जिन्होंने पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई के एटीट्यूड एरा को स्टेब्लिश किया था और पूरे डब्ल्यूसीडब्ल्यू को कुछ सालों पर रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया था और जिन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई में पूरे 5 सालों से भी ज्यादा राज किया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई की मर्चेंडाइज सेल्स के रिकॉर्ड तोड़े हैं और ना जाने कितने डब्ल्यूडब्ल्यूई के पेपर व्यूज में टिकट सेल्स करवाए रिकॉर्ड तोड़। लेकिन अचानक 2002 में एक ऐसा समय आया कि ऑस्टिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिएटिव डायरेक्शन से परेशान हो गए थे और अपने नखरे दिखाने लग गए थे और हल्क होगन जैसे लेजेंड के साथ उन्होंने रेसल करने से मना कर दिया था और नए उभरते हुए ब्रॉक लेसनर को भी पुट ओवर करने से साफ इनकार कर दिया था और बिना नोटिस के ही वे डब्ल्यूडब्ल्यूई की प्रोग्रामिंग से गायब हो गए थे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टीव ऑस्टिन के 2002 के कंट्रोवर्शियल डब्ल्यूडब्ल्यूई एग्जिट की। तो जानने के लिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, स्टीव ऑस्टिन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के न्यू जनरेशन एरा से ही अपने करियर की शुरुआत करी थी, जहां उनकी अर्ली गिमिक थी रिंग मास्टर की। उसके बाद उन्होंने अपने नाम को बदल कर रखा था स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और 96 का किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जीता था और डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन इवेंट सीन में वे आ गए थे और 97 से 98 तक वे डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेजर स्टार बन गए थे और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बिगेस्ट सुपरस्टार्स की गिनती में वे आने लग गए थे। और रेसलमेनिया 17 के बाद वे हील हो गए थे और इन्वेजन एंगल तक वे हील थे और 2002 के स्टार्ट में वे वापस फेस हो गए थे और उस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई इंडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप डब्ल्यूडब्ल्यूई में इंट्रोड्यूस हुई थी और रॉयल रंबल में भी वे फाइनल 4 में थे पर वे एलिमिनेट हो गए थे। फिर नो वे आउट में वापस वे चैलेंज करते हैं क्रिस जेरिको को और वे एनडब्ल्यू के मेंबर्स के इंटरफेरेंस की वजह से हार जाते हैं और यहाँ विंस मैकमैन ये चाहते थे कि स्टीव ऑस्टिन और हल्क होगन एक दूसरे को फेस करेंगे रेसलमेनिया 18 में, पर यहाँ ऑस्टिन होगन को फेस करने से मना कर देते हैं। अब इसके पीछे 2 रीजन थे। पहला ये था कि जब ऑस्टिन डब्ल्यूसीडब्ल्यू में थे तो हल्क होगन डब्ल्यूसीडब्ल्यू में आए थे और पूरा क्रिएटिव डायरेक्शन और एरिक बिशॉफ सिर्फ हल्क होगन को खुश करने में लगा रहता था, जहाँ पर वे सिर्फ होगन के स्टार पावर और उनकी पोजीशन के हिसाब से उनकी बुकिंग करते थे और बहुत सारे टैलेंटेड रेसलर्स को मौके नहीं मिला करते थे और उनमें से एक थे स्टीव ऑस्टिन। वे उस टाइम पर मिड कार्ड में रेसल करते थे और उन्हें एरिक बिशॉफ ने फायर कर दिया था और ये पहला रीजन था कि ऑस्टिन होगन को पर्सनली लाइक नहीं करते थे और इसका दूसरा रीजन ये था कि ऑस्टिन ने अपनी और होगन की रेसलिंग स्टाइल को अलग अलग बताया था। हल्क होगन ऑस्टिन के साथ मैच लड़ने में भी इंटरेस्टेड थे। ऑस्टिन ने कहा था कि उनकी रेसलिंग स्टाइल काफी एग्रेसिव है और होगन की रेसलिंग स्टाइल ओल्ड स्कूल है और वे उस समय बैक पेन से भी सफर कर रहे थे और ऑस्टिन क्रिएटिवली डिसएग्री हो गए थे और उन्होंने स्कॉट हॉल को फेस किया था होगन की जगह। हालांकि स्कॉट हॉल कोई जॉबर नहीं है, रेजर रेमॉन मेरे 90s के फेवरेट रेसलर्स में से एक रहे हैं, पर उनकी हालत 2000 के आते आते बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी और होगन के कंपैरिजन में वो करिस्मेटिक पर्सनैलिटी को कैरी नहीं करते, इसलिए ऑस्टिन और स्कॉट हॉल का मैच वन साइडेड ही था। 2003 हॉल ऑफ फेम में जब होगन को इंडक्ट किया गया था तो क्राउड हेवली चैंट कर रहा था वन मोर मैच। तो होगन ने क्राउड में बैठे ऑस्टिन को देख के कहा था हाउ अबाउट इट। 2006 हॉल ऑफ फेम में जब ब्रेट हार्ट को इंडक्ट किया गया था तो क्राउड ऑस्टिन होगन्स के चैंट कर रहा था। तो ऑस्टिन माइक पर आए और वे कहते हैं आई वॉज फाइंडिंग माई बैग थ्रू माई बैक एंड आई फाइंड अ कैन ऑफ वुप एस विथ हल्क होगन्स नेम ऑन इट। क्राउड फिर पागल हो गया था और कैमरा होगन पर जूम हुआ था और वे इस हरकत से खुश नहीं दिखे थे और उनकी भारी बेइज्जती हो गई थी इतने बड़े क्राउड के सामने। और बहुत सालों के बाद स्टीव ऑस्टिन ने अपने पॉडकास्ट में कहा था कि शायद 2003 में उनके साथ वे रेसल कर सकते थे। तो ये कारण रहा था हल्क होगन के साथ ऑस्टिन का मैच रिफ्यूजल का और फैंस को कभी भी हल्क होगन वर्सेस स्टीव ऑस्टिन का 1-on-1 मैच देखने को नहीं मिला। इसकी जगह हमें रॉक वर्सेस हल्क होगन का आइकन वर्सेस आइकन का मैच रेसलमेनिया 18 में देखने को मिला था और उसके बिल्डअप के दौरान होगन और ऑस्टिन टैग टीम मैचेस में एक दूसरे को रेसल करते दिखे थे और रेसलमेनिया के बाद ऑस्टिन कंपनी से वॉकआउट कर गए थे और वे अब डब्ल्यूडब्ल्यूई से ओपनली उनके क्रिएटिव डायरेक्शन के लिए डिसएग्री हो गए थे और वे फर्स्ट ब्रांड स्प्लिट पर टीवी पर आए भी थे, पर फिर से वे डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट से नाराज हो गए थे जब उन्होंने ब्रॉक लेसनर के साथ मैच लड़ना रिफ्यूज कर दिया था किंग ऑफ द रिंग में, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें ब्रॉक को पुट ओवर करने में कोई परेशानी नहीं, पर उनकी स्टोरी का कोई प्रॉपर बिल्डअप नहीं था और कोई प्रमोशन नहीं किया गया था क्योंकि उनके दूसरे कलीग्स जैसे टेकर, रॉक और ट्रिपल एच को बेटर स्टोरी और क्रिएटिव डायरेक्शन मिल रहा था और उनके मैच को सिर्फ यूं ही टीवी पर दिखाया जाए रैंडमली, जो ऑस्टिन की पोजीशन के हिसाब से उनके लिए इंसल्टिंग था और ऑस्टिन के सडन ही डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब हो जाने को लाइव प्रोग्रामिंग में भी बताया गया था और विंस ने ऑस्टिन को उनके इस अनप्रोफेशनल बिहेवियर के चलते फाइन और उन पर $650,000 का फाइन कर दिया गया था। स्टीव ऑस्टिन वर्सेस एडी गेरेरो की भी स्टोरी को यहाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रहा था और कैरियो के बार इंसिडेंट दिखाया जाता है जहाँ पर उन दोनों का फेस ऑफ हुआ था और यहाँ से इनका फ्यूड स्टार्ट हो सकता था, पर यहाँ ऑस्टिन फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिएटिव डायरेक्शन से नाराज चल रहे थे और डिसएग्री, और एडी भी अपने कुछ पर्सनल एडिक्शन से सफर कर रहे थे और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इनकी स्टोरी लाइन को कैंसिल कर दिया था। हालांकि बाद में एडी डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक लेजेंड माने गए थे और डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन भी बने थे और उनकी डेथ ने फैंस को बहुत रुलाया था और जो छाप वे छोड़ के गए हैं फैंस आज तक उन्हें मिस करते हैं।
जब ऑस्टिन कंपनी से वॉकआउट कर गए थे तो कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, क्योंकि थर्ड पार्टी सोर्स से पता चला था कि स्टीव ऑस्टिन को WWE $16 मिलियन पर ईयर पे कर रहा था, और ये एक बहुत बड़ा फिगर है। इसके साथ बोनस पेमेंट भी थे, जिसकी वजह से स्टीव ऑस्टिन WWE के उस टाइम पर सबसे ज़्यादा डिमांड करने वाले सुपरस्टार थे। और जब उन्होंने शो में आना बंद कर दिया था तो उनके फैंस बहुत ज़्यादा नाखुश हो गए थे, क्योंकि स्टीव ऑस्टिन को देखने के लिए उनके फैंस महंगी टिकट्स को खरीद कर शो अटेंड करते थे, और उनकी नो शोइंग की वजह से विंस मैकमैन ऑस्टिन से पर्सनली अपसेट हो गए थे। उस समय स्टीव ऑस्टिन अपनी पर्सनल लाइफ में भी स्ट्रगल कर रहे थे। सितंबर 13, 2000 को उन्होंने डेबरा मार्शल से शादी करी थी, जो WWE में एक पॉपुलर फेस और मैनेजर थी। 15 जून 2002 को मार्शल ने पुलिस में कंप्लेन किया था कि उनके साथ ऑस्टिन ने मारपीट करी है, और ऑस्टिन के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल हुई थी। इसमें ऑस्टिन दोषी पाए गए थे और उनके ऊपर डोमेस्टिक एब्यूज का चार्ज लगा था। पर 25 नवंबर को वे कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए थे और उन पर $1000 का फाइन किया गया था। फिर उन्हें 80 घंटों की कम्युनिटी सर्विस देनी पड़ी थी। मार्शल ने ऑस्टिन पर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को यूज करके उन पर मारपीट करने का आरोप लगाया था। 2007 के मार्शल के फॉक्स न्यूज़ इंटरव्यू में उन्होंने रिवील किया था कि WWE को इसके बारे में पता था, पर उन्होंने मार्शल को प्रेशर किया था कि वे ऑस्टिन को पब्लिकली एक्सपोज ना करें, जिससे उनकी पब्लिक इमेज और रेपुटेशन खराब ना हो और WWE को लाखों डॉलर्स का नुकसान ना हो। इसके जवाब में ऑस्टिन ने WWE की मैगजीन के इंटरव्यू में कहा था कि अपने रिलेशनशिप के ब्रेक होने पर उन्हें पछतावा है, और गलत टाइम पर उन्होंने अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में ये किया था। ऑस्टिन डेबरा मार्शल का डाइवोर्स जुलाई 22, 2002 को फाइल हुआ था, और फरवरी 5, 2003 को फाइनली सेपरेट हो गए थे। ऑस्टिन का फाइनल रेसलिंग मैच रेसलमेनिया 19 में हुआ था रॉक के अगेंस्ट, जिसमें वे हार गए थे, और रेसलमेनिया इवेंट होने से पहले उन्हें इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया गया था, क्योंकि उनकी हार्ट रेट बहुत बढ़ गई थी। फिर भी उन्होंने अपने शेड्यूल को प्रॉपर तरीके से पूरा किया था। और 2003 में ऑस्टिन ने अपने खुद के अल्कोहलिक होने के एलिगेशंस को भी खारिज किया था, कि जो उनका कैरेक्टर है ऑस्टिन का बियर पीकर सेलिब्रेट करना ऑन स्क्रीन, फैंस ने उनके कैरेक्टर जैसा उन्हें असल जीवन में समझ लिया था, कि वे बियर पीते हैं और अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में रहते हैं, और वे इररिस्पॉन्सिबल है, पर वास्तविकता में ऐसा नहीं है। और अपने रेसलमेनिया मैच के बाद ऑस्टिन WWE में बने रहे थे, जहां पर वे ऑन स्क्रीन अथॉरिटी फिगर के रूप में WWE में प्रेजेंट रहे थे। एरिक बिशॉफ के साथ उनके मज़ेदार सेगमेंट्स देखने को मिले थे। केन की अनमास्किंग वाले एंगल में भी वे इन्वॉल्व थे। ट्रिपल एच के खिलाफ भी दिखते रहते थे, जहां पर कुछ कॉमेडिक सेगमेंट्स में भी दिखे थे। सर्वाइवर सीरीज 2003 में ऑस्टिन की पोजीशन दांव पर लगी थी, कि अगर उनकी टीम हारेगी तो वे को जनरल मैनेजर के पद से हटा दिए जाएंगे, और उनकी टीम हार जाती है, और ऑस्टिन की जगह मिक फोली को जनरल मैनेजर बना दिया जाता है। फिर रेसलमेनिया 20 में वे गेस्ट रेफरी थे ब्रॉक लेसनर और गोल्डबर्ग के मैच में। इसके बाद ऑस्टिन WWE में पार्ट टाइम अपीयर होते रहे थे। फिर 19 सालों के बाद रेसलमेनिया 38 पर उन्होंने केविन ओवंस को हराया था नो होल्ड्स बार्ड मैच में, और उसी रात को वे रिंग में फिर से आए थे, और वहां पर मैकमैन, ऑस्टिन थ्योरी, पैट मैफिकी को स्टनर्स देकर चले गए थे। और प्रेजेंटली रेसलमेनिया 41 पर भी ऑस्टिन अपनी क्लासिक ATV में आए थे, और उसे रिंग साइड बैरिकेड में उन्होंने क्रैश कर दिया था। स्टीव ऑस्टिन WWE के ग्रेटेस्ट और इन्फ्लुएंशियल परफॉर्मर्स में से एक रहे हैं, और वे WWE के फेस थे पूरे एटीट्यूड एरा के। 2009 हॉल ऑफ फेम में जब विंस मैकमैन ने ऑस्टिन को इंडक्ट किया था, तो उन्होंने कहा था द ग्रेटेस्ट WWE सुपरस्टार ऑफ ऑल टाइम। ऑस्टिन हल्क होगन के बाद WWE के सबसे ज़्यादा कमाई देने वाले रेसलर बने थे। रेसलमेनिया 17 के टिकट सेल्स जो हुए थे वो 1 मिलियन से ऊपर पहुंच गए थे, जो प्रोफेशनल रेसलिंग की हिस्ट्री में ग्रेटेस्ट पेपर व्यू माना जाता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं स्टीव ऑस्टिन का बताना चाहता हूँ। अपने इनिशियल करियर में वे एक टेक्निकल रेसलर थे, पर समरस्लैम 97 में जब उनकी नेक ओवन हार्ट से इंजर्ड हो गई थी, तो वे टेक्निकल रेसलर नहीं रहे थे, और उनका रेसलिंग स्टाइल एक ब्रॉलर जैसा हो गया था। और सालों के बाद स्टीव ऑस्टिन ने अपने पॉडकास्ट में अपने 2001 के हिल्टन और ब्रॉक लेसनर के मैच को रिफ्यूज़ करने पर पछतावा जताया था, क्योंकि 2002 में उन्हें खुद भी फाइनेंशियल लॉस झेलने पड़े थे, जहां पर WWE ने उन्हें पे करना बंद कर दिया था उनकी नो शोइंग के बाद। अगर वे ब्रॉक लेसनर के साथ मैच लूज़ भी करते तो उन्हें पैसा इतना ही मिल रहा था जितना WWE उन्हें पे कर रहा था। और अगर किंग ऑफ द रिंग 2002 में ऑस्टिन प्रेजेंट होते तो उनकी कंपनी पर फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं पड़ता। दोस्तों, ये कारण रहा था स्टीव ऑस्टिन के एकदम से WWE को 2002 में छोड़ने का, और जो लेगेसी उन्होंने क्रिएट करी है 7-8 सालों में, उसकी बराबरी कोई दूसरा स्टार नहीं कर सकता।